हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक कोट जो मैंने आपको पहले भी दिया था न्यूज़ डिस्कशन में, लेकिन उससे पहले ना सबसे अच्छी बात इंडिया फ्रांस के रिस्पेक्ट में, अगर आप किसी भी कंट्री को देखो वर्ल्ड वाइड, आप यूएसए को देख लो एक तरफ या रशिया को देख लो, ओके, चाइना को देख लो या यूके को देख लो, ब्राज़ील देख लो, गल्फ़ कंट्रीज़ देख लो, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे आसियान कंट्रीज़ देख लो या कोई भी देख लो, ठीक है। अब फ्रांस हमारा P5 का मेंबर है, यूएनएससी में वीटो पावर का, ओके। यूएसए नॉट रिलायबल, यूके कॉलोनियल हिस्ट्री, रशिया इन कंपटीशन विद यूएसए तो हम इसके ज़्यादा क्लोज जा नहीं सकते, चाइना काइंड ऑफ एनिमी, ओके। तो सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी दिखती है हमें वर्ल्ड ओवर जिसके पास यूएन में वीटो पावर भी है, और जो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ बिना किसी डिस्प्यूट, बिना कोई डाइवर्जेंस के हमें दिखाई देती है। कुछ एक डाइवर्जेंस हैं अभी, लेकिन बहुत माइनर से हैं, ऐसे कोई बहुत बड़े डाइवर्जेंस नहीं है। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं दोनों के बारे में कि आइडियोलॉजिकली देर इज़ अ कॉन्ग्रुएंस, राइट। एंड दोनों ही की ही रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही है, राइट। अब दोनों का गोल क्या है, दोनों बात करते हैं दैट देयर शुड बी अ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा फ्रांस कई मैटर्स पे ट्रंप के अगेंस्ट चला जाता है, वो कई बार नाटो के भी अगेंस्ट चला जाता है। तो फ्रांस ही था जिसका कहना था कि यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर में एक टाइम पे ये इस लेवल पे आ गया था कि हमें यूक्रेन के लिए नाटो की सेना ही भेज देनी चाहिए, ओके। क्योंकि उसको ये लगता था कि आज यूक्रेन पे मुसीबत है तो फिर अगला टारगेट जर्मनी और फ्रांस ही होगा। स्ट्रेटजिक ऑटोनमी एंड जो हमारा दूसरा पिलर था जो मैंने आपको ईरान के टाइम भी बताया था, दैट इज़ मल्टीपोलर या रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ओके। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह के वर्ड्स हैं जो आपके आंसर को बेटर बनाते हैं। दैट देयर इज़ आइडियोलॉजिकल कॉन्ग्रुएंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज, देयर इज़ एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी, बोथ फेवर एंड सपोर्ट द स्ट्रेटजिक ऑटोनमी। जबकि आजकल यूएसए का एटीट्यूड वही हो गया कोल्ड वॉर वाला, ईदर योर विद अस और अगेंस्ट अस, वो न्यूट्रलिटी में बिलीव नहीं कर रहा है इस वक्त। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, अब फ्रांस के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान के साथ जब वो JCPOA ख़त्म की थी ना ट्रंप ने, तो फ्रांस यूके ये सब फेवर में थे कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, यूएसए को निकलना है बाहर तो निकल जाए, ओके। एनीवे, कम टू दिस कोट, India France strategic alignment is anchored by a shared civilizational communities to strategic autonomy, making France India's most reliable and non-intrusive partner in Western world. Non-intrusive, ओके, एंड मोस्ट रिलायबल। इसलिए मैंने आपको शुरू में ये कीवर्ड्स दिए कि ध्यान रखिएगा, कभी भी इंट्रोडक्शन का रट्टा नहीं मानना है, पहले उस टॉपिक को समझो, उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखो और फिर इंट्रोडक्शन बनाओ, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको जो लिख के दिया है ना, ये सब पुरानी हिस्ट्री हो गई है, तो हम इसको क्विकली डिस्कस करते हैं और हम आते हैं सीधे अपने करंट डेवलपमेंट्स पर। 1998 में हमने क्या किया था, हमने पोखरण में टेस्ट कर लिया था। उसकी वजह से क्या हुआ था, पूरे वर्ल्ड ने हम पे सैंक्शन लगाए, लेकिन फ्रांस ने हम पे सैंक्शन नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि उसने कहा हम समझते हैं इंडिया की सिक्योरिटी कंपल्शन, क्योंकि 1964 में चाइना बन चुका है न्यूक्लियर पावर, चाइना के साथ 1962 में इंडिया की वॉर हो चुकी है, पाकिस्तान के साथ 65 और 71 में वो वॉर लड़ चुका है बड़े लेवल पर, ओके। और उसके बाद 80s से वो फेस कर रहा है टेररिज्म को। तो इंडिया की सिक्योरिटी कंपल्शन को समझते हुए फ्रांस ने ये माना कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट ज़रूर किया है लेकिन उस पर सैंक्शन नहीं लगने चाहिए। और यूएसए और दूसरी कंट्रीज़ ने जब हमें न्यूक्लियर फ्यूल देना बंद कर दिया था, दैट इज़ एनरिच्ड यूरेनियम, तो यहाँ पर फ्रांस था जिसने हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए फ्यूल देना शुरू किया था, ओके। इवन जापान ने भी, जिसे हम बहुत फेवरेट कंट्री मानते हैं अपनी, जापान ने भी हम पर सैंक्शन लगाए थे। बट एक फ्रांस था जिसने इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझा, उस पर सैंक्शन नहीं लगाए और न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए फ्यूल भी देता रहा, ओके। देन इसने ये सपोर्ट करता है यूएनएससी में हमारी परमानेंट मेंबरशिप को, दैट इज़ वीटो, और एनएसजी में भी इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिली आज तक? क्योंकि हमने एनपीटी साइन नहीं किया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ओके।
तो हम एनएसजी के मेंबर तो अभी तक नहीं बन पाए, लेकिन बाकी के जो 3 एग्रीमेंट थे उनमें हम मेंबर बने। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट ईयर आपको टेलीग्राम में इन पे शॉर्ट नोट्स दिए थे, अगर एमसीक्यू में कभी पूछा जाए। ठीक है, मैं आपको दोबारा प्रोवाइड करवा दूंगा, बट उनको अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहते। देन हमने साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म किया, इंडिया फ्रांस ने। ओके, और CDRI कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलेंस, ये हमने साथ में फाउंड नहीं किया, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 2024 से लेके 2026 तक की जो चेयरमैनशिप है वो फ्रांस के पास रहेगी इन दोनों बॉडीज़ की। और इस वक्त इंडिया में खासकर हम लोग सोलर पावर को बूस्ट भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और डिज़ास्टर भी शायद इंडिया ही सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो या फिर आपकी हीट वेव्स हो या अर्बन फ्लड्स हो। ओके, तो इन दोनों में इस वक्त फ्रांस के पास चेयरमैनशिप है, इसलिए हमें इसको मेंशन करना भी ज़रूरी हो जाता है। देन IOR, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के पास क्या है, रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशियन में। ओके, तो मैरीटाइम डोमेन से भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब पहले तो ये याद रखिए कि हम इनके साथ क्या क्या मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए, वरुण देवता जो है ना, उनको पानी का ही वो माना जाता है। ओके, देवता, बारिश वाला पानी नहीं, समुद्र देवता। ओके, तो यहाँ पे वरुण नेवी की एक्सरसाइज है, गरुण एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एंड शक्ति आर्मी की एक्सरसाइज है। ये तीनों याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं कि आखिर क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। तो जितना मैंने आपके साथ अभी तक न्यूज़पेपर में डिस्कस किया डेली, अब वो पहले आप रिकॉल करेंगे मेरे साथ। एक प्लेन पेपर लीजिए और याद कीजिए आप भी कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है। सबसे पहले तो हमने P-75 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन साथ में बनाई है, राइट। उसके बाद हमने नया टेंडर निकाला था P-75I, लेकिन ये इसमें फ्रांस की कंपनीज ने पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट चला गया किसी स्पेनिश कंपनी के पास। ओके, तो अभी इसको हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन बिडिंग में वो आए थे कि हम इसका जो नेक्स्ट काम है वो भी हम कर सकते हैं, बट हमने किसी और को चूज़ किया। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने राफेल लिए हैं, यहाँ से कितने लिए थे, 36 जेट्स। ये सब हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया, जस्ट ट्राई टू रिकॉल। अब इसके बाद ये सक्सेसफुली होने के बाद ऑपरेशनल हो चुके हैं ये सब। ठीक है, ये हमारे एयरबेस पे काम भी कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में हमने यूज़ भी किए। इसके बाद हमने कहा है कि हम 26 राफेल और ऑर्डर कर रहे हैं आपसे, लेकिन वो होंगे मैरीटाइम वर्जन, यानी कि इन्हें हम अपनी नेवी के लिए यूज़ करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र का प्रोविज़न रखा गया है। क्यों किया जाता है टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र? ये इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर अगर हमने जेट ले लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीज़ें अब आपसे लेंगे। हम अपनी खुद की जो मिसाइल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अस्त्रा मिसाइल, ओके, तो ये सब इसके साथ इंटीग्रेट हो पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र किया जाए ताकि हम अपनी मिसाइल्स को इनके साथ इंटीग्रेट कर सकें। ऐसा ना हो कि हमने जेट आपसे लिया तो अब हमें मिसाइल लेना भी आपसे ही मजबूरी बन जाएगा। ओके, नथिंग लाइक दैट। देन हमने न्यूज़पेपर में एक और डेवलपमेंट देखी थी, दैट एयरबस एंड टाटा, इन दोनों ने मिलके क्या किया है, एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बनाने की शुरुआत साथ में की है। ओके, और ये पहली बार है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने किसी प्राइवेट फर्म के साथ टाई अप किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी हेलीकॉप्टर्स। ओके, तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट था। इसके अलावा जैतापुर जो प्लांट था वो हमारा स्टक है ड्यू टू सम लोकल इश्यूज़, और वो जो लाइबिलिटी क्लॉज है हमारा कि अगर डिज़ास्टर हो जाए तो क्या जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर सप्लाई किया है वो लाइबल होगा या नहीं होगा। ओके, उस वजह से वो सब रुका हुआ है। बट याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा जब तैयार हो जाएगा, 9.5 गीगावाट कैपेसिटी। इसके अलावा फ्रांस के साथ हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे शांति एक्ट लाकर अलाउ कर दिया है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। SMR पे मैं ऑलरेडी आपके साथ एक मेंस 450 प्लस का वीडियो कर चुका हूँ पहले, वो आप देख लीजिएगा तो आपको वो टॉपिक अपने आप पूरा तैयार हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और क्या चीज़ें हुई हैं, पहले UPI वगैरह हुआ है, और इस बार ये डिसाइड किया गया कि हमें इसका यूसेज और ज़्यादा एक्सपेंड करना होगा अक्रॉस द फ्रांस। ओके, देन लेट्स कम टू नेक्स्ट कि इस बार जो मोदी जी होके आए तो क्या वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं? यस, 5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ पेपर में भी डिस्कस किए थे। देखिए, कुछ नया नहीं है इसमें, सब हमने पढ़ा है। अगर आज आप ये दूसरी बार या तीसरी बार सुन रहे हो तो चीज़ें याद हो जानी चाहिए।
चलो, पहला क्या हुआ था, सबसे पहले तो हमने एलिवेट की अपनी पार्टनरशिप टू स्पेशल, फोकस ऑन द वर्ड स्पेशल, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, आपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो बहुत सुनी होंगी, बट दिस इज स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सेकेंड इज हमने लॉन्च किया इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग। अब यहाँ पे फोकस कीजिए, हम ओवरऑल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें करवा दूंगा जिसके बाद आपको इंडिया फ्रांस के रिलेशन के रिस्पेक्ट में, करंट हो या पुराना, आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे मिस होगा। ओके, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप हर डोमेन पे वर्क कर लोगे। देन हमने साथ में लॉन्च किया है इनोवेशन रोड मैप, इनोवेशन रोड मैप 2030। ठीक है, ये डेवलपमेंट्स भी इसी बार की विजिट में हुए हैं। देन नेक्स्ट इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इंडो फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। और इनोवेशन के रिस्पेक्ट में मैंने आपको 2-3 कोट्स दिए थे, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अगर चाहें तो। ओके, सो दिस इज 26 विल बी द ईयर ऑफ इनोवेशन इंडिया फ्रांस। ओके, इसके बाद हमने हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा काम किया, दैट इज अगेन इंडो फ्रांस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा ऑन यूसेज ऑफ एआई इन हेल्थ। ओके, तो ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है? ये सिग्निफिकेंट बस इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि एआई में पूरा वर्ल्ड कोऑपरेट करे, को डेवलपमेंट करे, ताकि ह्यूमैनिटी के लिए ये एक कॉमन गुड बन जाए। लेकिन यूएसए के मिस्टर ट्रंप ने क्या किया कि जितने भी नॉन यूएस सिटीज़न हैं उन सब के लिए बैन कर दिया कि आप एंथ्रोपिक का लेटेस्ट जो एआई मॉडल आया है वो एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। लेकिन इंडिया फ्रांस इसी एआई पे साथ में काम करना चाहते हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब हम चलते हैं आगे। 2 और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुए, अगर याद रख पाओ तो ठीक है, वरना 5 भी काफ़ी होते हैं। बट एक मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ये ज़रूर याद रखें, हैमर। ओके, क्योंकि ये है आपकी प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया था ना, एकदम डिट्टो पिन पॉइंट टारगेट के लिए, ये उसके लिए यूज़ करेंगे। और ये दोनों चीज़ें इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर की जाएंगी, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी इनकी बाय BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन एसोसिएशन विद सैफ्रॉन। ओके, और इसके अलावा दोनों मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, दैट इज तृष्णा। क्या काम करेगा ये ट्रैक करेगा क्लाइमेट चेंज एंड वाटर यूसेज को। सो इतनी चीज़ें हुई हैं, ये आपको ईजिली याद हो जानी चाहिए क्योंकि ये पहली बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। एलिवेशन टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लॉन्च ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी चैलेंज, इनोवेशन रोड मैप 2030, उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जितनी आप सोच सकते हो ना इनोवेशन में, एआई से लेके तो रोबोटिक्स तक, ठीक है, बिग डेटा तक, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें इनोवेशन में। ओके, उसमें हम इन सारी चीज़ों पर साथ में काम करेंगे। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 26 एंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर यूसेज ऑफ एआई इन हेल्थ सेक्टर। ओके, इसके अलावा हैमर प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल हम साथ में बनाएंगे दोनों मिलके। तृष्णा ये ट्रैक करेगा क्लाइमेट चेंज और वाटर यूसेज को, ये एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी बाय इसरो एंड CNES। ऑलराइट, ये हम पुरानी चीज़ें ऑलरेडी देख ही चुके हैं। P-75 स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, राफेल 36 जेट ऑपरेशनल, 26 राफेल M वेरिएंट विद टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर, एयरबस टाटा प्राइवेट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम दिस इज। ओके, जैतापुर प्लांट, SMR, AMR, शांति एक्ट, UPI, इसको एक्सपैंड करना है। 3 तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं हम। ओके, तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं जो अब तक हुए हैं। तो क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पे हमारी डाइवर्जेंस हो आपस में? हाँ, कुछ तो हैं, लेकिन इतनी कोई बड़ी इश्यूज़ नहीं है जिनकी वजह से हम ये कहें कि रिलेशन अफेक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। ठीक है, पहला तो है रशिया और यूक्रेन वॉर, क्योंकि ऊपर ही हमने कहा कि दोनों बिलीव करते हैं देयर शुड बी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की नीड हो सकती है। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो फ्रांस समझता है, जैसे उसने हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को समझा था। ओके, तो यहाँ पे इस वॉर में इसका स्टांस, हमारा स्टांस रहता है न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन उसका ये मानना है कि यार ये जो रशिया है ना, ये हमारे लिए एक कॉन्टिनेंटल थ्रेट है। आज ये यूक्रेन के अगेंस्ट आया है, कल जर्मनी के अगेंस्ट आएगा, फिर हमारे अगेंस्ट आएगा।
तो वो ये मानता है इट इज़ अ कॉन्टिनेंटल थ्रेट टू होल यूरोप, जबकि हम रशिया को उस नज़र से नहीं देखते हैं। हम उसके साथ मिलिट्री कॉपरेशन भी कर रहे हैं, हम उसका ऑयल वगैरह, ऑयल एंड गैस परचेज़ करके और इवन फर्टिलाइज़र भी परचेज़ कर रहे हैं रशिया से। तो हम अपनी इकोनॉमिक नेसेसिटी को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ चाइना के रिस्पेक्ट में। अब चाइना के रिस्पेक्ट में जस्ट उल्टा हो जाता है। वो यहाँ पे बात करता है कि हमें चाइना के साथ करना है इकोनॉमिक कॉपरेशन। उसे लगता है कि चाइना एक बहुत अच्छा पार्टनर हो सकता है फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चाइना को देखते हैं एक थ्रेट की तरह। ये हमारे लिए एक कॉन्टिनेंटल एनिमी, एक थ्रेट है। और दूसरा हम इसको देखते हैं कि ये मोनोपली डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड के डेवलपमेंट या ट्रेड के लिए एक थ्रेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में, क्रिटिकल मिनरल्स के रिस्पेक्ट में, राइट। तो हम चाइना को एक थ्रेट की तरह देखते हैं फ्रॉम मिलिट्री एंड डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इकोनॉमिक सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि ये मोनोपली बनाने की कोशिश कर रहा है इन दीज एलिमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज़। और ये चीज़ें बाद में ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ हो सकती है इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ को। जैसे मैग्नेट्स देने से मना कर दिया था चाइना ने इंडिया को। ओके, तो वो बात कर रहा है इकोनॉमिक कॉपरेशन विद चाइना, जबकि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक थ्रेट, इकोनॉमिक मोनोपली ऑफ चाइना, राइट। उसके बाद इको डाइवर्जेंस निकल के आता है डिजिटल स्फीयर में। डिजिटल स्फीयर में वो लेके आए हैं यूरोपियन यूनियन अपना जीडीपीआर। ये जीडीपीआर है ना, ये बहुत बहुत छोटा सा एमसीक्यू आया था, बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट था। आराम से ये बच्चों ने पूछा, यूपीएससी ने बच्चों से पूछा था ये जीडीपीआर किस एस्पेक्ट में न्यूज़ में रहा है ये। तो ये प्राइवेसी लॉ था, डिजिटल प्राइवेसी, जो यूरोपियन यूनियन लेके आया था। सो दीज आर समथिंग वी कॉल एज इजी टू मार्क्स। ये गलत नहीं होने चाहिए कभी, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं अबाउट वहाँ के डेटा की। और जबकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हमारा जो डीडीपी है हम लेके आए, वो बात कर रहा है अबाउट डेटा लोकलाइजेशन। ओके, तो हमारा ये जो डेटा लोकलाइजेशन की ज़िद है, ये यूएसए के लिए भी प्रॉब्लम बन जाता है, जापान के लिए भी प्रॉब्लम बन जाता है, इनके लिए भी। ये लोग चाहते हैं कि डेटा शुड बी न्यू ऑयल, देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ डेटा। बट हम चाहते हैं नो, देयर शुड बी लोकलाइजेशन ऑफ डेटा। और वो हो भी रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा कि काफ़ी सारे डेटा सेंटर इंडिया में बन रहे हैं अब, फॉर एग्जांपल वाइजैग में। ओके, फिर वही सब इश्यूज हमने समझे थे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा, वाटर स्कैरसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। और उसके बाद एक ये जो इसके कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का बताऊं, आयरलैंड में डेटा सेंटर उस देश की टोटल 21% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, एंड इवन सिंगापुर ने तो मॉरेटोरियम ही लगा दिया है कि यार अभी जो न्यू प्लांट्स बन रहे हैं ना इनको रोक दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। और वाटर थोड़ा बहुत नहीं, इनको बिलियंस ऑफ लीटर वाटर चाहिए इनको कूल डाउन करने के लिए। ओके, तो ये डाटा सेंटर, हम बात भले ही कर रहे हैं डाटा लोकलाइजेशन सबकी, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह की, लेकिन डाटा सेंटर बनाना बहुत बैकफायर भी कर सकता है इंडिया को, वो टाइम बताएगा। खैर चलो, अब इंडिया फ्रांस के रिस्पेक्ट में जब हम आते हैं ना, तो हम लोग जब बात करते हैं ट्रेड की, तो या तो वो डिफेंस डील ही होती है मोस्टली, ठीक है, और तो कुछ ज़्यादा ट्रेड हो नहीं रहा है। और थोड़ा बहुत जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स वगैरह है, उसमें ये लोग लगा देते हैं सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा कि इन्होंने कहा है कि हम अपना जो ट्रेड है $16 बिलियन के आसपास है, उसको डबल करेंगे इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब देखो, मैं आपको ना कुछ बातें बताता हूँ। ये जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, ऐसे बोल बच्चन वाले पॉइंट की ट्रेड है उसको हम लोग डबल करेंगे इन नेक्स्ट 5 ईयर। ओके, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो चाहे ना भी हो, वैसे यहाँ पर है फ्रांस के रिस्पेक्ट में टारगेट है, लेकिन अगर ना भी हो और आपको कई बार कंटेंट कम पड़ रहा हो किसी क्वेश्चन में, तो लिख दिया करो ऐसे पॉइंट्स। ओके, आंसर ऐसे ही बनाया जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस के भी 4 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। सो कम कंटेंट में भी अच्छा आंसर आप बना सकते हो अगर आपने चीज़ें बहुत अच्छे से समझी हैं। ये इस बार की विजिट की सारी डेवलपमेंट्स हो गई, ये पहले की अब तक की जो डेवलपमेंट्स थी कई सालों की वो, और ये हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। सो यहाँ पर अब आप कहीं से भी चेक कर लो, मैंने आपको लगभग हर डायमेंशन कवर कर दिया है इंडिया फ्रांस के रिस्पेक्ट में। इससे ज़्यादा आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा।
अब आप ये मत सोचो कि सर वो इंडो पैसिफिक के रिस्पेक्ट में शायद ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हाँ आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया और फ्रांस के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा। ओके, अगर वो आएगा तो ओवरऑल आएगा, फिर या तो वो कॉड के रिस्पेक्ट में आएगा जो कि पहले आ ही चुका है ऑलरेडी। ओके, या फिर पूरा आएगा कि हम इन कंट्रीज़ के साथ या पूरे वर्ल्ड के साथ या उस रीजन की कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से इंडो पैसिफिक को एक जोन ऑफ पीस बना सकते हैं। राइट, तो फिर उसमें वो सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी आपको, जो मैंने आपको वियतनाम पे कुछ पॉइंट्स दिए थे न्यूज़पेपर में, मैंने आपको इंडोनेशिया के रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स दिए थे। ओके, मैंने आपके साथ थाईलैंड भी डिस्कस किया था। ये इतने छोटे छोटे हैं कि इनको न्यूज़पेपर के साथ ही कर लेते हैं, इनको अलग से हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको पूरा एक फ्रांस एक बार रिकॉल करवाना था, सो मैंने करवा दिया आपको। ओके, यहाँ पे जितने डेवलपमेंट, अब देखिए एक बच्चा था, आई कांट रिकॉल हिज नेम, उसको वो ना सीधे सीधे पॉइंट्स बना रहा था, सो आई टोल्ड हिम ऑल्सो, एंड आप लोग को भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना इस तरह के फ्लो चार्ट्स में बनाइएगा। कई बार क्या होता है कि ये पिक्चर्स की मेमोरी आपके दिमाग में छप जाती है और आप ये पॉइंट्स भूलते नहीं हो, जब आप एग्जाम हॉल में लिख रहे होते हो वो याद आ जाता है कि यार मैंने 4 पॉइंट्स बनाए थे, कुछ 4 क्लाउड्स बनाए थे, तो उसमें से कोई सा एक मेरा अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पिक्चर्स की मेमोरी, और पिक्चर्स की मेमोरी हमेशा आपकी लीनियर मेमोरी से बेटर होगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। अगला सेशन हम लोग करेंगे अबाउट द यूएसए एंड इसके बाद चाइल्ड अब्यूज़, क्योंकि ये न्यूज़ में बार बार आ रहा था, तब मैंने आपसे कहा था मैं इसको डिस्कस करूँगा। एंड उसके बाद मुझे आपके साथ डिस्कस करना है एक बार जी राम जी। ठीक है, क्योंकि इसका अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ रहा है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी बढ़ रहे हैं, तो ये तीनों टॉपिक्स मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस कर दूंगा। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।